सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे हम सेकेंड ईयर का बीपीएससी 134 के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा दिए। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा उस वीडियो का लिंक, आप वहां से जाके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के सेशन के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो हम बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है ये आपका, निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करणों का वर्णन कीजिए। निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करणों का, यानी कि संस्करण का मतलब होता है कि मतलब चरणों का, यानी कि निर्भरता सिद्धांत का क्या मतलब चरण रहे हैं, किस तरीके से उसका मतलब स्वरूप रहा है, उसके बारे में हमें चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं निर्भरता सिद्धांत की। निर्भरता सिद्धांत का मतलब देखो, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सिद्धांत एक ऐसा स्वरूप है, हम देखो हर एक वर्ड को संधि विच्छेद करके समझ सकते हैं। निर्भरता का मतलब होना दूसरे पर आश्रित होना, निर्भर होना, दूसरे पर डिपेंड होना, वो आपका निर्भरता कहलाता है। ठीक है, और सिद्धांत हो जाता है कि जब कोई प्रक्रिया, जब कोई व्यवस्था, जब कोई विषय व्यवस्था लंबे समय तक लोगों द्वारा आगे बढ़ाई जाए या फिर उसे उसके द्वारा लोगों द्वारा अपनाई जाए, तो वो हमारा सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, और सिद्धांत एक व्यक्ति द्वारा या फिर एक व्यक्ति द्वारा प्रकाशित या फिर एक व्यक्ति समूह द्वारा प्रकाशित एक विचार के रूप में भी हो सकता है, एक व्यवस्था के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्धांत है। तो निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करण, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि निर्भरता मनुष्य के जीवन में किस तरीके से आज एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। निर्भरता का मतलब ही है कि मानव एक दूसरे पर एकीकृत होकर आश्रित रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, आर्थिक रूप में भी और जरूरतों के रूप में भी, और बोल सकते हो व्यवसायिक रूप में भी, या चाहे कितने भी, ये आपके निर्भरता के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सिंपली लैंग्वेज में बोलूं तो निर्भरता का जो अध्ययन है आज के वातावरण में, हमारी आर्थिक निर्भरता का जो व्यवस्था है, महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक निर्भरता को महत्वपूर्ण रूप के स्थिति में देखने को मिलता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि निर्भरता सिद्धांत का कुछ मूल तत्व है या फिर मूल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पर निर्भरता सिद्धांत के जो मार्क्सवाद के साथ साथ यहाँ पे हॉब्सन लेनिन ने भी अपने साम्राज्यवाद की अवधारणा में निर्भरता सिद्धांत को बड़ी बखूबी में आगे बढ़ाया था। ठीक है, यानी कि जो मार्क्सवादी था ना, वो क्या है, इंसान को निर्भर बना रहा था, निर्भरता नहीं बना, यानी कि दूसरे पर क्या बना रहा था, निर्भर नहीं बना रहा था, वो उसमें अपने आप में विकसित कर रहा था। ठीक है, तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में ये देखने को मिला कि मार्क्सवादी जो थी वो क्या था, कि इंसान को दूसरे पर आश्रित नहीं बना रहा था, निर्भर नहीं बना रहा था, यानी कि उसे अनिर्भर की स्थिति में बनाने में विकसित कर रहा था। ठीक है, तो हमारा कुछ महत्वपूर्ण संस्करण है, जिसके अंतर्गत हम अपने आप को दूसरे व्यवस्था में अपने आप को निर्भर कर पाते हैं, या फिर निर्भर की स्थिति में हम अपने श्रेणी को रख पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यानी कि सॉरी फर्स्ट आपका हेडिंग है इसके आंसर्स का। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग जो बनता है, मध्यम संस्करण। मध्यम संस्करण को हम प्राकृतिक संस्करण भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, संस्करण पूछा है। तो सब हेडिंग बनाओ, तो सब हेडिंग में जो आपके टॉपिक्स है क्वेश्चन में, संस्करण के बारे में पूछा है, तो सब हेडिंग की तरह ही आपका वो होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, मध्यम संस्करण। मध्यम संस्करण को हम प्राकृतिक संस्करण भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, निर्भरता सिद्धांत में जो मध्यम संस्करण, जिसको हम प्राकृतिक संस्करण के रूप में भी देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक खोज परख और प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार हम ये देखते हैं कि एक देश है दूसरे देश पर किस प्रकार से निर्भर है। अब जैसे मान ली जाए कि हम ऐतिहासिक रूप में, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की जाए, तो लैटिन अमेरिका जो देश है वो आर्थिक रूप में बहुत बेहतर था, जिसके अंतर्गत हम ये देखने को मिला कि अलग अलग वस्तुएं तथा अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, उसके रूप में भी हम अपने प्राकृतिक रूप में ही दूसरे देश पर निर्भर थे। ठीक है, लैटिन अमेरिका बेशक अपनी अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ था, लेकिन वो कच्चे वस्तुओं के लिए दूसरे देश पर आश्रित था, दूसरे देश पर प्राकृतिक रूप में निर्भर था। अब जैसे हमारा भारत ही है, ठीक है, भारत मान लीजिए कि गरीब है, या फिर बोल सकते हो कि विकसित नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत पे भी कई देश आश्रित है, कई देश निर्भर है।
क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कच्चे मालों की स्थिति जो है बेहतर पाई जाती है। अलग-अलग प्रकार से यहाँ पे कच्चे माल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है भारत पे भी अलग-अलग देश निर्भर की स्थिति में देखने को मिलते हैं। ठीक है? क्लियर? हमारा नेक्स्ट जो आपका संस्करण आता है आदिवादी संस्करण। आदिवादी को हम बोलते हैं राजनीतिक संस्करण। ठीक है? यहाँ पे आदिवादी के रूप में हम राजनीतिक संस्करण भी लिख सकते हैं। आदिवादी निर्भरता जो कि मार्क्सवाद के रूप में भी देख सकते हैं कि लेनिन के साम्राज्यवाद की अवधारणा, लेनिन ने जिस तरीके से साम्राज्यवाद की अवधारणा बताया, जिसके अंतर्गत आपके निर्भरता व्यवस्था में जब यहाँ पर निर्भरता सिद्धांतकारों ने ये बताया कि जो हमारे वैश्विक व्यवस्था है, जो पूंजीवादी हो गया या फिर बोल सकते हो साम्यवादी हो गया, इन विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए जो व्यक्ति या फिर इन विचारधाराओं को अपनाता है, तो वो भी एक निर्भरता कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि साम्यवाद को अपनाने वाला व्यक्ति कौन था? जितने भी साम्यवाद को अपनाने वाले देश थे, कहीं ना कहीं साम्यवाद पे निर्भर हुए ना, ऐसा तो नहीं है। अब जैसे भारत गुट निरपेक्ष अपनाया, तो भारत भाई किसी पे निर्भर नहीं हुआ, किसी पूंजीवाद या फिर बोल सकते हो किसी विचारधारा के कारण वो निर्भर नहीं हुआ। तो ये जो आदिवादी निर्भरता है, ये सिद्धांत है ना, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती है, पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में हम अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में और राजनीति व्यवस्था में पूंजीवाद और ये जितने भी हमारे अलग अलग विचारधारा है, इसके ऊपर हम आश्रित हो जाते, ये हमारा आदिवादी सिद्धांत कहलाता है या फिर संस्करण कहलाता है। क्लियर है? जिसके अंतर्गत जो हमारे इतिहास में जो हमारे व्यवस्थाएं रही है, उन व्यवस्थाओं के रूप में जिस तरीके से हमने अपना विकास किया है या फिर अपने व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है और उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को मजबूत किया है या फिर विकसित किया है, वो हमारा आदिवादी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा सांस्कृतिक संस्करण। सांस्कृतिक संस्करण। ठीक है? सांस्कृतिक संस्करण, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हम अलग अलग संस्कृति, जैसे अलग अलग जो समाज समाज में अलग अलग संस्कृतियां होती है, तो उन संस्कृतियों को भी हम देखकर मतलब दूसरे संस्कृतियों पर हम अपने आप को आश्रित करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आज हमारे एशियाई देशों में भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण मतलब बोल सकते हो कि मोर्चा या फिर बोल सकते हो उसकी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। भारत की संस्कृतियों का बखान हो रहा है पूरे एशिया में। ठीक है? अब जिसके कारण क्या है, हमारी संस्कृतियों की जो व्यवस्था है ना, पूर्ण रूप से क्या है भाई, अब हमारे देश पर ये क्या कर रहे हैं कि हमारे देश पर जो हमारी व्यवस्था रही है, वो पूर्ण रूप से ये देखेंगे कि रचनावाद के जो प्रमुख मान्यताएं हैं, जिसके अंतर्गत हमारा यथार्थ और सामाजिक निर्माण, यानी कि रचनावाद का मतलब अब ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रचनावाद का मतलब है कि सामाजिक निर्माण होना चाहिए भाई। सीधी सीधी ये वाला बोला कि सोसाइटी डेवलपमेंट। ठीक है? रचनावाद का अनुसार हमें ये देखने को मिलता है कि निरंतर काल तक अपने निर्माण व्यवस्था में हम एक दूसरे से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। रचनावाद जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अपने अस्तित्व को आज हम बनाए रखने के लिए विश्व में हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम दूसरे पर क्या है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से अपना विकास कर सके। रचना हम क्यों करते हैं? अपने निर्माण की व्यवस्था, अपने विकास की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए तो हम रचना करते हैं। अब उसके बाद हमारा देखा जाता है कि रचनावाद का वैचारिक प्रकारों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि सामाजिक निर्माण में जब हम किसी चीज के लिए रचना करते हैं, चाहे हमारे वस्तुओं के लिए हो, चाहे हमारे राजनीति का निर्माण हो, जैसे अब बोला गया कि संविधान है, संविधान जो है वो रचना कहलाता है। ठीक है? अब संविधान में हम आर्टिकल्स में चेंजेस लाते हैं, आर्टिकल्स में बदलाव लाते हैं या फिर आर्टिकल में क्या हेर फेर करते हैं, तो वो हमारा संरचना कहला जाता है। ठीक है? तो ये हमारा रचनावाद और संरचना का स्वरूप है, जिसके अंतर्गत जो व्यवस्था प्रथम बार हो चुका हो या फिर किसी व्यवस्था का निर्माण प्रथम बार हुआ हो, वो आपका रचना कहलाता है। संरचना जब उसमें हेर फेर कर दिया जाता है, वो आपका संरचना कहलाता है। ठीक है? तो अब इसके अंतर्गत हम ये देखें कि रचनावाद के जो प्रमुख मान्यता है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला है हमारा सामाजिक निर्माण। हम भाई रचना क्यों करेंगे, हम रचनावाद की व्यवस्था में क्यों पढ़ेंगे? समाज के निर्माण के लिए, समाज के सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी का विकास के लिए हम संरचना करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक है, जो कि अब क्लियर हो गया सभी को।
ठीक है, तो ये अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रूमैन सिद्धांत की व्याख्या पर चर्चा की जाए। तो ये आपका ट्रूमैन सिद्धांत जो कि आपका 12 मार्च 1947 को एक भाषण के रूप में अमेरिका का जो राष्ट्रपति ट्रूमैन था, उसके द्वारा हैरी ट्रूमैन, जो उसका पूरा नाम है हैरी ट्रूमैन, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने घोषित किया था कि विदेश नीति ट्रूमैन सिद्धांत के रूप में कहा हो, यानी कि उसने विदेश नीति के बारे में कहा गया, उसी को ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। कहने का मतलब है कि उसने विदेश नीति पर चर्चा किया या फिर विदेश नीति को अपनाने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। हालांकि इसे सीधे तौर पे उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन यूरोपीय में यहाँ पे साम्यवाद को विस्तार करते हुए यहाँ पे विदेश नीति के लिए नीति व्यवस्था का निर्माण किया गया। सोवियत संघ के लिए यहाँ पे एक धमकी करार भी दिया गया था। सोवियत संघ जो था उस समय 1947 में वैसे ही शुरू हो चुका था। तो वहाँ पे आपका देखा गया कि अमेरिका ने ये घोषणा जारी किया कि जो अलग-अलग देश से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बोल सकते हैं सोवियत संघ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अमेरिका क्या है कि अपनी शक्तियों के रूप में आगे बढ़ रहा था, अपने विचारधारा के रूप में आगे बढ़ रहा था। तो जो आपका हैरी ट्रूमैन थे, वो शुरुआत में, यानी शुरुआत की बात कर ली जाए, तो वो ग्रीस के तुर्की के लिए आर्थिक और राजनीतिक सहायता के रूप में प्रस्तुत किए थे, ठीक है? उन्होंने तुर्की में और जो बोल सकते हो ग्रीक में आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप ने ना उन्होंने मदद किया था, ठीक है? इस सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से पहले हमें ये देखने को मिला कि अमेरिका विदेश नीति को क्योंकि अमेरिका विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा था, अलग-अलग देशों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इसका अर्थ था कि किसी भी देश के साथ राज्य को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में खतरे में महसूस हो तो उसमें क्या है कि दूसरा उसे सपोर्ट कर सके, इसलिए अमेरिका है विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा था। इसने शीत युद्ध के तीव्र होने के बाद साथ-साथ अपने यूरोपीय पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना को लागू किया और इसके तहत आपका देखने को मिला कि लगभग 13 बिलियन डॉलर की लागत यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि लागत लगाई गई थी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, लागू हुआ, तो यूरोप का पुनर्निर्माण, यानी कि यूरोप का जो है दोबारा से निर्माण हो सके, उसकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा सके, उसे और ज़्यादा डेवलप्ड किया जा सके, तो वो हमारा 13 बिलियन डॉलर की लागत लगाई थी। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपका देखा गया ट्रूमैन के विचार, ये जो आपके देखे थे कि अमेरिका का ये था, अमेरिका यानी कि हैरी ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति था, तो उसका विचार था कि विदेश नीति को आगे बढ़ाया जाए। तो अमेरिका अब अपने स्वतंत्रता के रूप में, अपने स्वतंत्रता, अपनी राष्ट्रीयता के रूप में, अधिनायकवाद के रूप में आगे बढ़ने लगा और उसके तत्पश्चात आपका देखने को मिला कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सुरक्षा व्यवस्था है, उसके दायरे के अनुसार उसने अपने भौतिक व्यवस्था, अपने सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया। अमेरिका ने विदेश नीति के इस घोषणा के रूप में, जिस तरीके से विदेश नीति को आगे बढ़ाया जाए, इसी की घोषणा कर दी पूरे विश्व स्तर पर। और इसके बाद आपका देखा गया कि हैरी ट्रूमैन का जो ये सिद्धांत रहा है, अमेरिका को सक्रिय रूप में अपने आप को विकसित करना और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए, इसका एकमात्र लक्ष्य था, जिसके अंतर्गत यहाँ पे देखा गया कि राजनीतिक के तौर पे यहाँ पे अखंडता को बनाए रखने के लिए जो ट्रूमैन था, वो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे अमेरिका का वर्चस्व को आगे बढ़ाने का एकमात्र जरिया माना गया। इसीलिए इसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत अगर इसे समराइज के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, तो समराइज की बात कर ली जाए, तो हैरी ट्रूमैन के द्वारा अमेरिका का जो विदेश नीति है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था, ताकि अमेरिका का है जो विश्व स्तर पर वर्चस्व बन सके और अमेरिका का है वो दूसरे देशों के साथ जुड़ के, वो दूसरे देश उसके साथ जुड़ के उसका विकास भी कर सके और तथा अमेरिका का जो शक्ति है वो और ज़्यादा विकसित हो सके। इसीलिए अमेरिका क्या है, अमेरिका के द्वारा जो ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन, उसके द्वारा ये सिद्धांत आगे बढ़ाया गया, जैसा बढ़ाया गया था, इसीलिए इसका नाम या फिर इसका नामकरण ट्रूमैन सिद्धांत पड़ा था। हैरी ट्रूमैन के नाम से इसका नामकरण ट्रूमैन हुआ था। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मुद्दों पर, प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए, यानी कि उत्तर शीत युद्ध। बात कर ली जाए हमारे उत्तर शीत युद्ध कि देखो यहाँ पे जो उत्तर शीत युद्ध की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था रहा है, इंटरनेशनल संबंध रहा है, वो कैसे रहा है हमें देखने को मिलता है। देखो सोवियत संघ के विघटन से हमारा देश और हमारा जो विश्व स्तर पर देखने को मिला, बहुत बड़े पैमाने पे इसकी स्थिति देखने को मिलती है, बहुत बड़े व्यवस्था पर इसकी व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। उत्तर शीत युद्ध के दौरान हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संबंध रहा है, वो एक ऐसा संबंध रहता है जिसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था है ना,
वो विकसित रूप में आगे बढ़ रही थी। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहा था, बेहतर करने में सक्षम हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारी व्यवस्थाओं का स्वरूप। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दों की बात कर लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जातीयता संघर्ष, यानी कि जातिवादी व्यवस्था में संघर्ष होने लगा। यहाँ पे क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र रूप में यहाँ पे जाति व्यवस्था के हिंसात्मक व्यवस्था का स्वरूप होने लगा। ठीक है, युगोस्लाविया में आपका निर्जातीय संघर्ष का जो मानव जीवन में अत्यधिक प्रभावित करने लगा था, यानी कि जातिवादी हो गया, जाति व्यवस्था हो गया, इस तरीके से अब क्या है यहाँ पे संघर्ष होने लगे। उसके बाद अर्मेनिया और आपके अजरबैजान और आपके बोल सकते जॉर्जिया, अर्मेनिया और आज का अजरबैजान, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हुआ कि जाति व्यवस्था के रूप में संघर्ष होने लगा। ठीक है, हिंसात्मक और नक्सलवाद जो है यहाँ पे धीरे धीरे विकसित होने लगा उत्तर शीत युद्ध के बाद। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर ली जाए तो उत्तर शीत युद्ध के बाद दूसरे देश पर कोई भी विश्वास करने के योग्य नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, नक्सली व्यवस्था जन्म ले रहा था, नक्सलवादी व्यवस्था जन्म हुआ। और यहाँ पे देखने को मिला कि मतलब एक दूसरे पर लूटना, हमला करना, कब्जा करना, यही सारी हमारी व्यवस्थाओं का देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इस्लामिक कट्टरवाद। उत्तर शीत युद्ध के बाद इस्लामिक कट्टरवाद का उदय होने लगा। उदय की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अमेरिका और यूएसएसआर द्वारा जो अपनाई गई नीति थी ना, जिसके अंतर्गत इस्लाम कट्टरवाद और आतंकवाद का उदय यहाँ पे जन्म हो गया। ठीक है, देखने को मिला कि मुजाहिदीन के समूहों ने यहाँ पर निर्जातीय व्यवस्था को सांप्रदायिकता के रूप में बांट दिया था, यानी कि अलग अलग सांप्रदाय, अलग अलग समुदाय के रूप में यहाँ पे बांट दिया गया था, जिसके कारण हम क्या इस्लाम व्यवस्था बोल सकते हो, इस्लामिक कट्टरवाद की व्यवस्था के रूप में हम यहाँ पे क्या है भाई अब आतंकवाद के रूप में विकसित होने लगे। ठीक है, उसके बाद तालिबान में उदय हुआ और आपका बोल सकते हो अफगानिस्तान का इतिहास जो आज हम बड़े पैमाने पे देखते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक कट्टरवाद का जो स्थिति है आज भी हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये इस्लामिक कट्टरवाद का उदय का कारण है ना, ये अमेरिका पर खूब ही रहा है। अमेरिका की बात कर ली जाए तो इस्लामिक कट्टरवाद का उदय इसके द्वारा ही देखने को मिला है, इसकी व्यवस्थाओं के द्वारा ही देखने को मिला है। ठीक है, सोवियत संघ के जो सेना है और बोल सकते हो आतंकवाद का जो स्वरूप है, इसके रूप में बड़े पैमाने पे फैलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तालिबान और आपका अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद का उदय जन्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जिस तरीके से सितंबर 2001 में अमेरिका के जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आपका देखने को मिला इस्लाम के कट्टरवाद उदय के और आतंकवादी हमले के रूप में देखने को मिलता है। और ये अमेरिका के ही बोल सकते हो कि सपोर्टर थे, लेकिन अमेरिका से विवाद करने लगे थे, इसलिए अमेरिका पे इन्होंने हमला किया था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर शीत युद्ध के बाद जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें महत्वपूर्ण बात कर ले तो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिपति अधिपति रवैया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अधिपति रवैया का मतलब है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उत्तर शीत युद्ध के बाद, यानी कि शीत युद्ध के बाद क्या है कि उसने अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी और पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में जिस तरीके से वो आगे बढ़ा रहा था, तो भाई अपने रवैये को अधिपति यानी कि अपना अधिकार जमाते हुए पूरे विश्व में आगे अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि भाई सोवियत संघ का विघटन हो गया था, सोवियत संघ टूट के बिखर चुका था, तो पूंजीवाद का अस्तित्व, पूंजीवाद का व्यवस्था है पूरे विश्व में हमें देखने को मिला, जिसके कारण आज हमारा बात कर लेते हैं कि भारत जो था या फिर अलग अलग जो देश थे, अब इस पर पूंजीवाद का अधिपति होने लगा था, यानी कि राज होने लगा था। तो ये अमेरिका का बोल सकते हो कि अधिपति रवैया रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट है सतत विकास। देखो यहाँ पे जो आपको शीत युद्ध के बाद देखने को मिला कि सतत विकास की व्यवस्था भी बड़े पैमाने पे विकसित हुई थी। शीत युद्ध के जो दौरान रहा ना, तत्कालीन कारणों से जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि शीत युद्ध समाप्त हुआ, उसके तत्पश्चात यहाँ पे सतत विकास का जन्म हुआ था। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेन्ड डेवलपमेंट। सस्टेन्ड डेवलपमेंट जो है आपका बोल सकते हो कि इस तरीके से आपका देखने को मिलता है कि हम अपना विकास करें, लेकिन मानव और बोल सकते हो पर्यावरण
वो एक दूसरे पर निर्भर होके करे, एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे से तालमेल बना के चलते हुए अपना विकास करते हैं, तो वो हमारा सतत विकास कहलाता है। मानव अपना विकास करते समय इन बातों का ध्यान में रखे कि वो हमारा पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का हानि या फिर सुरक्षा का आघात ना पहुंचे, इसीलिए इसे सतत विकास के नाम से दिया गया। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सतत विकास पर सारे देशों ने मतलब बोल सकते हैं कि आपका संगठन के रूप में इसे बनाया गया, ताकि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए सतत विकास का स्थिति हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए हर किसी, देखो इसे अच्छे से कर लो, इसे बोल लो, रट लो, ये दुनिया के किसी भी कोड में चले जाओ तो ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछता रहता है। मतलब चाहे फर्स्ट क्लास, मतलब बोल सकते हो फिफ्थ क्लास हो, सिक्स क्लास हो, सेवन्थ क्लास हो, मतलब सेवन्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करें। भाई द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करनी है। तो पहली बात तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर 1945 के बीच चला है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से दो गुटों में बंटकर यहाँ पे शासक व्यवस्था एक दूसरे से भिड़ चुके थे, लड़ रहे थे। ठीक है, तो उसके कुछ कारण हैं, हम उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कब से कब रहा है, जिसके तहत हमारा जो ये स्वरूप रहा है, तो यहाँ पे हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में जो आपके कारण रहे हैं, अगर मैं थोड़ा ऊपर ऊपर अगर बताऊं, तो सिंपली लैंग्वेज में बताता हूं, तो यहाँ पे जर्मनी ने पोलैंड का आक्रमण किया, यही इसका सबसे बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, सबसे बड़ा कारण यह था। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अलग अलग कारणों की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वर्सेल्स की संधि। वर्सेल्स की संधि जो कि आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही आपका जो विजयी मित्र राष्ट्र रहा है ना, यानी कि जो विजयी मित्र राष्ट्र रहे हैं, उन राष्ट्रों के रूप में जो यहाँ पे जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था, ये यानी कि वर्सेल्स क्षेत्र में जो आपके जर्मनी को यहाँ पे वर्साई की संधि में यहाँ पे हस्ताक्षर के लिए बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया कि हाँ भाई हम शांतिपूर्ण समझौता करेंगे। तो इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया था कि जर्मनी के कारण भाई युद्ध हुआ है, और उस दोषी करार के रूप में इसे आर्थिक रूप में इस पर कर्जा लाद दिया गया। कर्जा कि भाई पूरे युद्ध का जितना भी पूरे विश्व में युद्ध हुआ है, उसका जितना भी खर्च हुआ है ना, तुझे भरपाई करनी है। तो एक पहला कारण ये था कि इसमें क्या है, इस वर्सेल्स की संधि में ये सारे बात कही गई, और संधि के दौरान निमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्हें बैठने की आजादी नहीं दी गई। भाई संधि के लिए बुलाए भी, लेकिन अपमानजनक शब्दों के रूप में तौहीन किया गया, भाई बेइज्जती की गई। तो इस सिचुएशन में क्या है कि एक ये कारण था कि जर्मनी बदला लेना चाहता था। भाई जर्मनी बदला लेना चाहता था मित्र राष्ट्रों से। तो ये वर्सेल्स की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का पहला कारण है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा कारण है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का विफलता। यानी कि जो सामूहिक सुरक्षा के रूप में जो संगठन बनाया गया था ना, वो विफल हो गया। सीधी सीधी बात भी बोला जाए तो 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शांति की स्थापना करने के लिए जो सामूहिक सुरक्षा बनाया गया था, वो पूर्ण रूप से विफल हो गया था। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये देश के अलग अलग सदस्य जो आपके वर्तमान समय में जो सामूहिक सुरक्षा को लेके जो सुरक्षा उनकी थी, वो विफल हो गई, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो स्थितियों का उत्पन्न हुआ ना, तो यहाँ पे अब क्या आतंकवादी व्यवस्था धीरे धीरे जन्म होने लगा। अब सामूहिक सुरक्षा के लिए जो संगठन बनाए गए थे, भाई अब जैसे बोल लो कि एक मॉनिटर बनाया गया क्लास में, मैम के जाने के बाद उस मॉनिटर का क्या है भाई, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, भाई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो भाई क्या शांति रहेगी क्लास में? नहीं रहेगी। तो ये है आपका सामूहिक सुरक्षा का विफलता। यानी कि जो पूरे विश्व स्तर पर सामूहिक सुरक्षा को लेके क्या किया गया था, संगठन बनाया गया था, संगठन का निर्माण किया गया था, भाई वो विफल हो गया, भाई वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो जिसके कारण सामूहिक सुरक्षा का विफलता कहलाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट है आपका 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी।
यानी कि 1980 की जो विश्वव्यापी यानी कि विश्व में जो आर्थिक मंदी आई थी, और कारण क्या था भाई? प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ाई हुई थी, इतने 4 सालों तक जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें क्या पूरे देश क्या उनकी अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी, खत्म हो चुके थे। तो वहां पे क्या आया, 1929 में आर्थिक मंदी आ गई पूरे विश्व में। अब आर्थिक मंदी से क्या हुआ, अलग अलग तौर तरीके अपनाए गए कि भाई अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए, शक्ति को कैसे बरकरार रखा जाए, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे डूबने से रोका जाए। तो क्या किया गया, अब दूसरे देशों पर यहाँ पे कब्जा धीरे धीरे शुरू किया गया। भाई मैं तुझे लूट लूंगा तो मेरी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कार्य किए जाने लगे। तो अब क्या हुआ कि अगर लूटने का प्रोसेस है, दूसरे पे कब्जा करने का, हथियाने का प्रोसेस है, तो भाई सामने वाला गांधी जी थोड़ी ना है कि भाई एक गाल दिया तो दूसरा पे भी मार ले, ऐसा थोड़ी ना करेगा। फिर वहीं से मतभेद पैदा होने लगा देशों में, सभी देशों में टकराव पैदा होने लगा। तो ये आपका द्वितीय कारण मतलब कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। अब उसके बाद हमारा अगला कारण है फांसीवाद का उदय। फांसीवाद का उदय की बात कर लेते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आपका देखने को मिला कि दुनिया को लोकतंत्र के रूप में सुरक्षा नहीं मिल पाया, लोकतंत्र के रूप में सुरक्षा नहीं मिल पाया। तो जर्मनी में अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय संविधान को अपनाते हुए, ठीक है, लोकतंत्रीय संविधान को अपनाते हुए इटली में 1920 के दशक राष्ट्रीयवादी, सैन्यवादी, अधिनायकवादी व्यवस्था के रूप में फांसीवाद का जन्म हुआ। फांसीवाद जो ये विचार में स्वयं में एक विचारधारा था कि लोकतंत्र से अधिक प्रभावित तरीके से काम करने वाला जो व्यक्ति है वो साम्यवाद को रोकने का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाएगा। बेनिटो और मुसोलिनी द्वारा बेनिटो मुसोलिनी द्वारा 1922 में इटली में पहली बार फांसीवाद तानाशाही सरकार का गठन किया गया। फांसीवाद तानाशाही सरकार था जिसके कारण क्या गया, इटली में पहली बार बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा ये 1922 में इसका क्या है, गठन किया गया था। अब भाई तानाशाही था, तो तानाशाही था तो भाई उसके लिए अब धीरे धीरे लोगों में, जनता में आक्रोश पैदा होने लगा, विरोध की भावना पैदा होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ भाई, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने लगा ये। अब उसके बाद अगला कारण है नाजीवाद का उदय। नाजीवाद का उदय, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता है एडोल्फ हिटलर ने फांसीवाद की नस्लवादी जो है विचारधारा पर प्रचार करना शुरू कर दिया था। एडोल्फ हिटलर क्या किया, फांसीवाद की विचारधारा को उसने प्रचारिक रूप में आगे बढ़ाने लगा। हिटलर ने वर्साय की संधि को पलटवार करने के लिए अब तैयार हो चुका था नाजीवाद के रूप में। जर्मनी को समृद्ध बनाने का जो श्रेय जाता है, धन संपत्ति का, वैभव का और जर्मनी का जो एकीकरण, वो एडोल्फ हिटलर को जाता है। एडोल्फ हिटलर ने ही आपका 1933 में जर्मन चांसलर बना और उसके बाद आपका देखा जाता है कि तानाशाह के रूप में अपने आप को पूरे विश्व पर प्रदर्शित किया, अपने आप को पूरे विश्व में जर्मनी को आगे बढ़ाने के लिए उसका एकीकरण किया। नाजी शासन का यहाँ पर इसके द्वारा स्थापना किया गया। 1941 में यहूदियों और हिटलर के विचारधारा का जो दृष्टिकोण है उसको समझ पाना जो है अत्यंत उसके खिलाफ के विरोध था, जिसके कारण क्या है कि अब नाजीवाद का उदय करते हुए यहूदियों पर अगर कोई इसके खिलाफ हो रहा था, हिटलर के खिलाफ हो रहा था, तो उन यहूदियों को इसने मरवाना भी शुरू किया था। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी पर वर्सेल्स की संधि में जो अत्याचार किए गए थे मित्र राष्ट्रों के द्वारा, कि भाई पूरे उसका मतलब युद्ध का जितना भी है खर्चा वो कौन उठाएगा, जर्मनी उठाएगा। उसके सैन्य व्यवस्था की जितनी भी है सब चीज खत्म कर दिया गया। अब वो हथियार नहीं बना पा रहा था, तो इसी व्यवस्था के रूप में जर्मनी में न जो ये अत्याचारिक व्यवस्था उस पर किया गया था, तो एडोल्फ हिटलर इसका बदला लेना चाहता था।
इसीलिए आपका देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध का स्थिति देखने को मिलता है। अब उसके बाद अगला आता है आपका कूटनीति। हिटलर ने खुले तौर पे वर्सेल्स की संधि के अनुसार उसने उसका उल्लंघन किया, लेकिन कमजोर हो जाने के कारण, जर्मनी के कमजोर हो जाने के कारण, जिस तरीके से कूटनीति तौर पे वर्सेल्स की संधि में जर्मनी के सेनाओं का हथियार छीन लिया गया, उसे सेनाओं के रूप में हथियारों के निर्माण में रोक लगा दिया गया, इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसने नीति व्यवस्था का निर्माण नहीं, कूटनीति अपनाने लगा हिटलर ने। और तब जाकर देखा गया कि इसने अपने आप को जर्मनी का एकीकरण करते हुए, जर्मनी को विकसित करते हुए पूरे विश्व स्तर पर पोलैंड पर हमला जर्मनी ने करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप आरंभ किया था। तो ये था आपका कारण, जो कि हमने ये देखा कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण रहा है वो कौन कौन से कारण रहे हैं, किस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के आयामों को समझाइए, या फिर वैश्वीकरण के व्यवस्थाओं के रूप में इसके आयामों पर चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अगर इसका मतलब एक और नाम आता है जो वैश्वीकरण का है, भूमंडलीकरण। एग्जाम में अगर भूमंडलीकरण पूछे, इट मीन्स वैश्वीकरण ही होता है। अगर इंग्लिश में पूछे ग्लोबलाइजेशन, उस मीन्स वैश्वीकरण ही होता है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण हो जाना। इस विश्व का एकीकरण का मतलब है कि सभी विश्व के देश जो है एकीकृत होकर एक साथ अपने आप को विकसित करते हुए आगे बढ़ने लगे, वो हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर ली जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सभी देश एक दूसरे से जुड़ के अपने व्यवस्थाओं का विकास करने लगे, वो हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हमारा वैश्वीकरण का जो मुख्य आयाम है, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक रूप में हम दूसरे देशों के साथ अपने संपत्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके तहत हम अपने अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण जरिया मानते हैं दूसरे देशों से जुड़ना, वो हमारा आर्थिक वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे आर्थिक व्यवस्था में हमारा बोल सकते हो कि पूंजी पूंजी व्यवस्था संबंधित होता है। पूंजी से संबंधित व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आर्थिक वैश्वीकरण है, जो कि दुनिया भर में आज आर्थिक रूप में सभी व्यवस्थाओं के रूप में दूसरे देशों के साथ बड़े पैमाने पे हम अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, आर्थिक रूप में आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व के साथ एकीकृत होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा आर्थिक वैश्वीकरण के रूप में कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला टॉपिक, जो आपका सब हेडिंग बात कर लेते हैं, हमारा राजनीतिक वैश्वीकरण। राजनीतिक वैश्वीकरण का मतलब ये है कि जो हम राजनीति तौर पे आज हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अलग-अलग राजनीति व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो आज हम दूसरे देशों के साथ जुड़कर भी अपने उस राजनीति व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि हम अलग-अलग सामुदायिक व्यवस्था में अलग तरीके से बिल पास करते हुए विश्व स्तर पर जिस तरीके से आज मोदी जी अलग-अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, तो वो एक राजनीति तौर पे कि भाई उनको क्या है कि अलग-अलग देशों के साथ अपने व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से एक जरिया बना रहे हैं कि हाँ भाई दूसरे देश से जुड़ के अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर कर सको। तो ये हमारा राजनीतिक वैश्वीकरण है। अब उसके बाद हमारा सांस्कृतिक वैश्वीकरण का मतलब है कि अब अलग अलग समुदाय, जो हमारा अलग अलग संस्कृतियों का जो हमारा फैलाव है, आज पूरे विश्व स्तर पर देखने को मिला है। विश्व की व्यवस्था आज धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। लोगों के द्वारा जिस तरीके से अलग अलग कूटनीतियों के तौर पर हमारी संस्कृति का विस्तार हो रहा है, हम अपनी संस्कृति को लेकर दूसरे संस्कृति से जुड़ रहे हैं, या फिर दूसरी संस्कृति से प्रेरणा लेकर हम उनसे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि आज हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को पूरे पूर्व एशिया में, जैसे हमारे पूर्व बोल सकते हो कि दक्षिणी एशिया में भी हमारे संस्कृति का जो विस्तार हो रहा है। ठीक है, जिसके रूप में अब हमारा क्या है कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा विदेशी कल्चर भी हमारे कल्चर को अपना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनसे से जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा सांस्कृतिक वैश्वीकरण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अगला सब हेडिंग है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट में है, जो भू राजनीतिक वैश्वीकरण। भू राजनीतिक वैश्वीकरण के अंतर्गत जैसे कि हमारा भूमि व्यवस्था से जो उत्पत्ति होती है, जिस तरीके से हम भू अर्थव्यवस्था के रूप में आज हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आज हमारे पड़ोसी देश है भाई, हम अपनी व्यवस्थाओं को अपने आगे अपनी
डेवलपमेंट के लिए हम उनसे साथ जुड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं। तो ये हमारा भू राजनीतिक व्यवस्था के या फिर भू राजनीतिक वैश्वीकरण के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण के, अपने आसपास के नेटवर्क को फैला रहे हैं या फिर विकसित कर रहे हैं। ये हमारा भू राजनीतिक वैश्वीकरण कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है सब हेडिंग पर्यावरण राजनीतिक, पर्यावरण वैश्वीकरण। ठीक है, पर्यावरण वैश्वीकरण के जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आज हम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो आपका ओजोन लेयर जो कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपको ओजोन लेयर को जो है डैमेज कर रहा है, जिसके कारण आपके सूरज से जो अल्ट्रा यानी कि अल्ट्रा रेज जो आ रहा है या फिर बोल सकते हो पैराबैंगनी किरणें जो आ रही है, जिसके कारण हमारा ओजोन लेयर खराब हो रहा है या फिर खत्म हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है, जिसके तहत हमारा अलग अलग स्किन कैंसर बीमारी जो हो रही है हमारे वातावरण में, इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को सुरक्षा या फिर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर वैश्वीकरण के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पर्यावरण वैश्वीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुधार को बताइए। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुधार की बात कर लेते हो, तो इसका जो परिवेश है, परिवेश का मतलब उसका जो अंश है, उसका जो स्वरूप है, जो विकसित रूप में हमारा लाजमी रूप में देखा जाता है। लाजमी यानी कि एक, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं इसके परिवेशों की, तो जिसमें हमारा देखा जाता है कि जो अमेरिका है उसका जो स्थिति रहा है शीत युद्ध के बाद, हमें देखने को मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका देखने को मिला कि सुधार किए गए, और आपके इस संगठन में जो है सुधार लाने के बाद न्यायिक व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाया गया, न्यायिक व्यवस्थाओं का जो प्रावधान यहाँ पे विकसित किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो बनावट यानी कि जो स्थिति अपनाई गई, सबसे बड़ी पैमाने पे यहाँ पे जो सुरक्षा परिषद का जो कामकाज था, उसको लेकर धीरे धीरे अब क्या है, बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए यहाँ पर जो कार्य किए गए। तो अमेरिका का जो है शीत युद्ध के बाद पहली बात तो यह है कि उसकी जो स्थिति है ना, अब उसे पता चल गया कि हाँ भाई, शीत युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ विघटन हो चुका है, उसके रूप में शक्ति का कोई वर्चस्व किसी का नहीं रहा है। तो जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूर्ण रूप से उसकी बात कर लेते हैं, उसने अपने आप को विकसित करते हुए अपने व्यवस्थाओं के रूप में जो है शीत युद्ध के रूप में अमेरिका जो है दूसरे विश्व युद्ध के रूप में अपने आप को जिस तरीके से वो शीत युद्ध में जीत कर या फिर शीत युद्ध के रूप में भारतीय व्यवस्था या फिर पूरे विश्व स्तर पर अपने क्या देखने को मिला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी कि भाई दो महाशक्तियों को रोक नहीं पा रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जो आपका बोल सकते हो यूएन के रूप में जाना गया, जो इसका गठन आपका शीत युद्ध के बाद से या फिर शीत युद्ध के प्रारंभ में ही हो गया था। शीत युद्ध के बाद के रूप में हम बात करते हैं तो उसके जो है विकास स्तर जो है वो हमारा बेहतर नहीं था, लेकिन शीत युद्ध के बाद खत्म हुआ जब अमेरिका का वर्चस्व हो गया था, तब शीत युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्व होने के बाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अब अस्तित्व रूप में विकसित होने लगा था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, लेकिन सोवियत संघ और जो अमेरिका के बीच जो टकराव चल रहे थे, तो ही दोनों महाशक्ति था, जिसके अंतर्गत ये समझाने के बावजूद भी ये मतलब इसके विरोध मतलब इसका समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपने आप में कमजोर था भाई। अब कहने का मतलब है दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और वो दो व्यक्ति ताकतवर है, सामने वाला छुड़ाने वाला कमजोर है, तो क्या बताओ वो छुड़ा पाएगा? नहीं छुड़ा पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ उस तरीके से कमजोर था। आपका 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब जाके धीरे धीरे इसके बाद सोवियत संघ का जो है यहाँ पे विघटन के बाद अमेरिका जब वर्चस्व में आया, उसके बाद भाई कोई टकराने वाला नहीं था। तो यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूर्ण रूप से बेहतर तरीके से हुई, और इसी कारण से हमारा विश्व स्तर पर इसकी जो पहचान बनी। अब क्या है कि अपने इस ये अपनी शक्तियों का, अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि ये देख चुका था कि अगर शक्तियों का जो व्यवस्था है, वो शक्तिशाली देश इस पर भी मतलब उसकी बातों को मतलब अनसुना कर रहे थे। जैसे कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बोल सकते हो अवहेलना किया है, कई बार, बहुत बार किया है। तो इसी व्यवस्था के रूप में देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोवियत संघ के विघटन के बाद, आपका शीत युद्ध समाप्त होने के बाद, उसने अपने आप को विकसित किया। ठीक है, तो ये इसका स्वरूप है।
ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछता है और आपके हर एक पोल साइंस के जो कोड हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर ईयर में पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन है, नारीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नारीवाद, तो पहली बात तो यह है कि नारी नारी जिस तरीके से हम स्त्री के रूप में संबंधित करते हैं या फिर संबोधित करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो नारी है ना, उनकी स्थिति हमारे समाज में अगर ऐतिहासिक रूप में देखा जाए बहुत खराब था, दिल दहलाने वाला या फिर बोल सकते हो असहनीय था, इसको सहन नहीं कर सकता कोई। तो उस स्थिति में हमें देखने को मिला कि हमारे ऊपर जो नारियों के ऊपर या फिर बोल सकते हो स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो कूटनीति अपनाई गई थी, जिस तरीके से वो अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं कर सकते थे, लड़ नहीं सकते थे, आगे बढ़ नहीं सकते थे, जिसके कारण वो उनका जो विकास स्तर था वो रुक चुका था। उन्हें बस एक बोल सकते हो चूल्हा चौकी का सामान माना जाता था, एक चूल्हा चौकी से संबंधित एक वस्तु मानी जाती थी, उनको कहीं पे जाने का अधिकार नहीं था। तो उस स्थिति में धीरे धीरे लोगों को शिक्षित व्यवस्था में होते हुए, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का ग्रहण करते हुए उन्होंने महसूस किया कि पुरुष और महिला दोनों एक साथ चले तो विकास निश्चित है, अन्यथा ये भी एक समाज का हिस्सा है। अगर एक समाज का हिस्सा चले और एक समाज का हिस्सा ना चले तो समाज का विकास नहीं हो सकता। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जो शिक्षित व्यवस्थाओं में लेखकों ने नारियों को सुधार के लिए जो सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, जो इस तरीके से जो क्रूर प्रथाएं थी, बलि देना, ये क्रूर प्रथाएं जो थी, इन सभी का लेखकों के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया, लोगों के मन में जागरूकता फैलाया गया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का प्रोत्साहन दिया गया इनके द्वारा। तब जाके ऐतिहासिक रूप में धीरे धीरे महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया और अपने अधिकारों की मांग की, अपने समानता की मांग की, अपनी स्वतंत्रता की मांग की, अपने शिक्षा व्यवस्था की मांग की और विश्व स्तर पर महिलाओं ने एकजुट होके अपने अधिकारों की, अपनी स्वतंत्रता की, अपनी शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगे। तो वो आपका नारी आंदोलन कहलाया या फिर महिला आंदोलन के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ विद्वान, कुछ स्त्रियां या फिर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इन नारियों की स्थिति और सुधार के लिए जो आंदोलन किए जा रहे थे, उस स्थिति में उनका सपोर्ट करना और इन महिलाओं को बेहतर तरीके से इनके स्वतंत्रता दिलाना, उन्होंने इस विचारधारा को सपोर्ट किया और उसे आगे बढ़ाया कि हमारे समाज में महिलाओं की भी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए या फिर महिलाओं की स्थिति भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं का जो प्रबल प्रभाव है हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो महिलाओं की दृष्टि है वो भी एक योग्य है, उसे समझा जाए। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों द्वारा धीरे धीरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए जो कार्यक्रम किए गए या फिर विचारों को जो प्रस्तुतिकरण किया गया, जो व्यवस्थाओं का स्वरूप तैयार किया गया, उसे ही हम नारीवाद कहते हैं। यानी कि नारियों के सुधार के लिए जो कार्य किए गए और उन कार्यों के रूप में जो विस्तार हुआ, वो आपका नारीवाद कहलाता है। ठीक है, जिसके तहत आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में तथा महिलाओं की स्वतंत्रता के रूप में, समानता के रूप में, शिक्षा के अधिकारी के रूप में, इन सभी तौर तरीकों से महिलाओं को भी बराबर अधिकार मिल सके, उनका भी समाज में अपना एक अस्तित्व स्थापित हो सके, इसलिए नारीवाद की स्थापना किया गया। इसी को नारीवाद कहा जाता है। क्लियर हो गया? और सिद्धांत कौन कौन से है? महिलाओं के स्वतंत्रता सिद्धांत यानी कि नारियों की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किए गए, समानता सिद्धांत नारियों की समानता के लिए जो कार्य किए गए, शिक्षा यानी कि
शिक्षा सिद्धांत, यानी कि महिलाओं की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए जो कार्य किए गए। ठीक है, तो ये आपके क्षेत्र का ही पूरे क्षेत्र में वाहवाही होना चाहिए। यहाँ पे हर एक चीज बेहतर होना चाहिए बस मेरे क्षेत्र में। इसे बोला जाता है क्षेत्रवाद। यानी कि जब कोई व्यवस्था या फिर जब कोई मनुष्य अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पे अपने क्षेत्र में रह रहा है और वो अपने आप में अपने क्षेत्र का गुणगान गा रहा है, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहा है, वो हमारा क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मनुष्य है पूर्ण रूप से वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में, ठीक है, और तथा आपके बोल सकते हो शिक्षा के रूप में और आपका बोल सकते हो सुरक्षा रूप में, सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है कि आपका जो क्षेत्रवाद है महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो मनुष्य है जिस क्षेत्र में रहता है वो अपने क्षेत्र के रूप में ही विकसित करना और तथा उस क्षेत्र का विकास करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बनता है तथा उसी क्षेत्र को वो अपने इच्छा अनुसार विकसित करने का प्रयास करता है, उसे बोला जाता है क्षेत्रवाद। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके अंतर्गत हमारा जो पहला कारण आता है आपका भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण की बात कर ली जाए तो मनुष्य क्या है अपने भौगोलिक व्यवस्था के रूप में भी बात कर लेते हैं। जैसे भारत में हमारा जो क्षेत्र है चार क्षेत्रों से चार व्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। यानी कि बात कर लेते हैं हमारे उत्तर में आपका बोल सकते हो कि पर्वतीय व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो आपका बोल सकते उत्तर में पर्वत पाया जाता है, गंगा सिंधु और विशाल मैदान पाए जाते हैं, दक्षिण में पठार पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। हम जिसके कारण अपने भारत में रहते हुए हम अपने व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अपने क्षेत्र को अपने भारत व्यवस्था को ही हम महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं। ये हमारा क्षेत्रवाद का जो भौगोलिक कारण कहलाता है। क्लियर हो गया? तो अब उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारा अगला पॉइंट है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण की बात कर लेते हैं तो हमारा जो ऐतिहासिक कारण है भौगोलिक कारणों के भांति हमारा ऐतिहासिक कारण भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत जिस तरीके से हम बात कर लेते हैं भारत की, भारत एक प्राचीनतम देश है जिसके अंतर्गत मध्यकाल के रूप में यहाँ पे अलग अलग इतिहास घटनाएं घटित हो चुकी है। यहाँ पे साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ यहाँ पे बोल सकते हो इतिहास का एक नया मतलब बोल सकते हो इतिहास की सभ्यता यहाँ पे देखने को मिलती है। सनातन धर्म की सभ्यता देखने को मिलती है, सिंधु सभ्यता देखने को मिलती है। तो ये इतिहास की जो कुछ कारण है जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक रूप में हम अपने क्षेत्र का एक अस्तित्व के रूप में हम उन सभी को रूप में कहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है बेहतर है। ठीक है, तो ये आपका ऐतिहासिक कारण था। उसके बाद हम राजनैतिक कारण की बात कर लेते हैं। भाई किसी क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए, हमारे भारत की बात कर लेते हैं तो आज हमारे मोदी जी हैं। ठीक है, जो पूरे विश्व में बोल सकते हो एक विख्यात नेता के रूप में, सभी लोकप्रिय नेता के रूप में आज मोदी जी नंबर वन पे आते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे राजनीति व्यवस्था को चलाने का जो श्रेय जाता है मोदी जी के द्वारा। मोदी जी जिस तरीके से राजनीति व्यवस्था चला रहे हैं हमारे भारत में, तो उस स्थिति में हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो चलाने की प्रक्रिया है, नेतागिरी जो चलाने की राजनीति चलाने की प्रक्रिया है, इनकी राजनीति से प्रेरित होते हुए भी हमारे क्षेत्र के लोग जो क्या है भाई अपने क्षेत्र का गुणगान गाते हैं कि हमारे देश में जो राजनीति है, हमारे देश में जो राजनेता है, वो लोकप्रिय रूप में अपने आप को विकसित करना और हमारे देश का विकास करता है, विकास की चाह रखता है, जिसके कारण भाई हम अपने क्षेत्र के गुणगान गाते हैं। वो हमारा बोल सकते हो राजनीतिक क्षेत्रवाद का एक स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक कारणों से अपने क्षेत्र के बारे में विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सांस्कृतिक कारण। भाई आप जैसे भारत में रह रहे हो, आज हमारे पूरे भारत की बात कर लेते हैं तो सनातन धर्म को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, सनातन धर्म के बारे में लोग अब चेतना से जागृत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत भारत की जो भौगोलिक सांस्कृतिक व्यवस्था है उसके रूप में हम अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेते हुए, संस्कृति की व्यवस्थाओं का स्वरूप देखते हुए हम क्या है उससे नई व्यवस्थाओं का सीख कर हम अपने संस्कृति के ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र को अत्यधिक महत्व देते हैं कि भाई हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी जो संस्कृति है, वैसा संस्कृति हमारे अन्य देशों में नहीं मिलता। तो हम इसी रूप में भी अपने क्षेत्र को अत्यधिक महत्व देते हैं, वो हमारा सांस्कृतिक कारण कहलाता है। उसके बाद बोला जाता है हमारा भाषावाद। भाषावाद की बात कर ली जाए तो बोल सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में जो हमारी भाषा है, लाइक जैसे कि मान लो कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो भाई मेरे को अपनी बिहार की जो लैंग्वेज है वो अत्यधिक प्रायोरिटी देती है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारी भाषा है वो मैं उस क्षेत्र से रहता हूँ, मेरे को ये पसंद है। तो भाई उस क्षेत्र की भाषा आपको पसंद है, इट मीन्स कि वो आपको अपने क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो।
ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रवाद के कुछ कारण थे, जिसके अंतर्गत हम ये देखें कि क्षेत्रवाद के जो है स्थिति और उसके कारणों की व्याख्या करें, तो हमने इन कारणों के बारे में चर्चा किया। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि अब कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन था। इसके मैं प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हमने किए थे प्रीवियस क्लास में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।